नमस्कार। इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम विषय पर बात करने वाले हैं, अखंड भारत का निर्माण। जरा सोचिए, जब आज़ादी का सवेरा हुआ तो हमारे सामने एक ऐसा बिखरा हुआ देश था जिसे जोड़ना लगभग नामुमकिन लग रहा था। भारतीय संघ और राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, इसका पूरा सफर सच में किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। ये सिर्फ कागज पर सीमाएं खींचने की बात नहीं थी, बल्कि एक विशाल विविधता से भरे उपमहाद्वीप को एक सूत्र में बांधने की एक अद्भुत कहानी है। आज के इस सफर के कुछ प्रमुख पड़ाव होंगे। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि भारत राज्यों का संघ कैसे बना। फिर देखेंगे 3 अड़ियल रियासतों के विलय की कहानी। उसके बाद हम बात करेंगे भाषाई आधार पर उठे विवादों की, राज्य पुनर्गठन आयोग की भूमिका की, और आखिर में नजर डालेंगे आज के आधुनिक भारत के नक्शे पर। तो आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। पहला पड़ाव, भारत राज्यों का संघ। चलिए सीधे उस बुनियादी नियम पर चलते हैं जिसने हमारे देश की नींव रखी। देखिए, सबसे जरूरी बात यह समझना है कि फेडरेशन और यूनियन में आखिर फर्क क्या है। संविधान का अनुच्छेद 1 साफ कहता है कि भारत राज्यों का एक यूनियन है। फेडरेशन में क्या होता है कि राज्य किसी समझौते के तहत जुड़ते हैं और वो चाहे तो अलग भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे यूनियन का सीधा सा मतलब है नो एग्जिट। कोई भी राज्य अपनी मर्जी से टूटकर अलग नहीं हो सकता। हमारे संविधान निर्माताओं को बहुत अच्छे से पता था कि अगर राज्यों को अलग होने की छूट दी तो देश फिर से बिखर सकता है। 552। जी हाँ, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। आज़ादी के वक्त हमारा पूरा उपमहाद्वीप 552 अलग अलग देशी रियासतों में बटा हुआ था। कल्पना करके देखिए उस भयानक कन्फ्यूजन की। 552 राजा, उनके अपने अपने कानून, अपनी सेनाएं। इस भारी अव्यवस्था को समेटकर एक तिरंगे के नीचे लाना, ये उस वक्त का सबसे बड़ा भू राजनीतिक टाइम बॉम्ब था, जिसे बिना फटे डिफ्यूज करना था। और इस नामुमकिन सी पहेली को सुलझाने का जिम्मा उठाया इन 3 मास्टरमाइंड्स ने, सरदार पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। ये तीनों वो वास्तुकार थे जिन्होंने कमाल की कूटनीति, गजब की फुर्ती और जहां जरूरत पड़ी वहां सख्ती दिखाते हुए इन 552 टुकड़ों को जोड़कर भारत का पहला नक्शा तैयार किया। दूसरा पड़ाव, 3 रियासतों का विलय। ज्यादातर रियासतें तो मान गई, लेकिन असली ड्रामा और टेंशन इन 3 जगहों पर हुआ। रियासतों का विलय इतना सीधा नहीं था, खासकर इन 3 होल्डआउट्स के साथ। यहां हर एक के लिए बिल्कुल अलग पैंतरा आजमाना पड़ा। हैदराबाद के निजाम को रास्ते पर लाने के लिए ऑपरेशन पोलो यानी पुलिस एक्शन का इस्तेमाल हुआ और 17 सितंबर 1948 को इसे मिला लिया गया। जूनागढ़ में मामला जनमत संग्रह यानी वोटिंग से सुलझा और जम्मू कश्मीर का विलय 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह के विलय पत्र पर साइन करने के बाद हुआ, जिससे हमारी उत्तरी सीमा सुरक्षित हो पाई। अब जब ये सब जुड़ गए तो देश चलाने के लिए पूरे नक्शे को एक टेम्पररी और काफी कंफ्यूजिंग सिस्टम में बांट दिया गया। भाग ए, बी, सी और डी, मतलब ब्रिटिश प्रांत अलग, बड़ी रियासतें अलग, सीधे केंद्र के कंट्रोल वाले कमिश्नरी शहर अलग और दूरदराज के इलाके अलग। ये सच में एक ऐसा उलझा हुआ ढांचा था जिससे सरकार चलाना दिन ब दिन सिरदर्द बनता जा रहा था। तीसरा पड़ाव, भाषाई आधार की मांग। इस टेम्पररी जुगाड़ ने जल्द ही एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने की मांग। शुरुआत में तो हमारे नेताओं ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। 1948 में एस.के. धड़ समिति आई, फिर जेवीपी समिति आई। दोनों ने साफ कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना बहुत रिस्की है। उनका डर बिल्कुल जायज था। उन्हें लगा कि अगर ऐसा किया तो लोग देश की एकता से ज्यादा अपनी भाषा को महत्व देने लगेंगे और ये नवगठित अखंड भारत फिर से खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन फिर 1952 में कुछ ऐसा हुआ जिसने हालात को पूरी तरह से पलट दिया। अलग तेलुगु राज्य की मांग करते हुए पुट्टी श्रीरामुलु 56 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे। उनके दुखद निधन ने जैसे पूरे इलाके में आग लगा दी। जनता का इतना भारी और हिंसक विरोध भड़का कि सरकार को झुकना पड़ा और 1 अक्टूबर 1953 को देश का पहला भाषाई राज्य बना, आंध्र प्रदेश। चौथा पड़ाव, राज्य पुनर्गठन आयोग। इस एक घटना ने पूरे देश में मानो एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। इस टाइमलाइन को देखिए, कैसे आंध्र प्रदेश बनने के बाद पूरे देश से भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी। इस दबाव के चलते 1953 में फजल अली आयोग बनाना पड़ा। इस आयोग ने गहराई से जांच की और इनकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में ऐतिहासिक 7वां संविधान संशोधन हुआ। इसने भारत के प्रशासनिक नक्शे की दिशा ही बदल दी।
फजल अली आयोग ने उस पुरानी और सिरदर्द बन चुकी ABCD वाली व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया और उसकी जगह क्या आया? एक बेहद साफ सुथरा सिस्टम। 1956 के संशोधन के बाद देश को 14 स्पष्ट राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। अब प्रशासन भी आसान था और लोगों की भाषाई भावनाओं का भी सम्मान हो रहा था। 5वां पड़ाव, आधुनिक भारत का नक्शा। 1956 के उस बड़े फैसले के बाद से लेकर आज तक इन सीमाओं को लगातार तराशा जाता रहा है। इसका एक शानदार उदाहरण है पेप्सू क्षेत्र का विभाजन। शाह आयोग ने इस बड़े से इलाके को बड़ी ही बारीकी से 4 हिस्सों में बांट दिया। पहाड़ी इलाकों के लिए हिमाचल प्रदेश, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा, पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब और इन दोनों राज्यों की राजधानी के रूप में चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बदलाव आज भी जारी है। हाल के सालों में ही देखिए, भारत पहले 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा। फिर एक ऐतिहासिक फैसले में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बदलकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद दादरा नगर हवेली और दमन दीव का विलय कर दिया गया। ये सब दिखाता है कि हमारा नक्शा कोई रुकी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह देश की जरूरतों के हिसाब से खुद को लगातार ढाल रहा है। और इस पूरे लंबे सफर, इन तमाम संघर्षों और सुधारों का नतीजा है ये आंकड़ा: 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 552 रियासतों की उस खतरनाक पहेली से निकलकर आज हम एक बेहद सुव्यवस्थित, मजबूत और एक अखंड भारत के रूप में खड़े हैं। ये सच में हमारे शुरुआती नेताओं की विजन और भारत के लोगों की एकता की एक बहुत बड़ी जीत है। रियासतों का विलय और राज्यों का गठन, ये एकीकरण की पहेली आज पूरी जरूर हो गई है। लेकिन इस पूरे इतिहास को देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है। जिस तरह से हमारा नक्शा हमेशा से बदलता और निखरता रहा है, तो भारतीय संघ का यह स्वरूप भविष्य में कैसा दिखेगा? क्या आने वाले समय में हमारी इस अखंड तस्वीर में कुछ नए रंग या नई रेखाएं जुड़ेंगी? इसके बारे में जरूर सोचिएगा। इस विशेष विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।